अब बंगाल की बात कर लेते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 19 एमपीज ने दावा किया कि वो सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे, अपने गुट को मान्यता देने और लोकसभा में अलग सीटिंग अरेंजमेंट की मांग करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आएंगे। तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद शुभेंदु अधिकारी से मिलेंगे। इसके बाद सोमवार को स्पीकर से मिलकर औपचारिक तौर पर खुद को एनडीए का हिस्सा घोषित करेंगे। आज 19 एमपीज के साइन की हुई चिट्ठी भी सामने आ गई। स्पीकर को भेजी गई चिट्ठी में जिन एमपीज ने दस्तखत किए हैं उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम अभिषेक बनर्जी की करीबी सायोनी घोष का है। 1.5 महीने पहले तक चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष तृणमूल कांग्रेस की स्टार कैंपेनर थी। लोग उन्हें पार्टी की फ्यूचर स्टार बता रहे थे, लेकिन अब सायोनी घोष ने भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से किनारा कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एनडीए का सपोर्ट करने वाले तृणमूल कांग्रेस से 19 एमपीज आए हैं। इनमें से 3 मुस्लिम सांसद भी हैं। काकोली घोष दस्तीदार बागी गुट की नेता हैं। इसके अलावा शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बासुनिया, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीउर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कलीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्था भौमिक ने भी स्पीकर को भेजे गए लेटर पर साइन किए हैं। कूच बिहार से तृणमूल कांग्रेस के सांसद जगदीश बासुनिया ने कहा कि पार्टी छोड़ने का फैसला अचानक नहीं हुआ। पार्टी के नेताओं में नाराजगी तो 10 साल से है। ममता बनर्जी ने पार्टी अभिषेक के हाथ में दे दी। अभिषेक पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं। सांसदों और विधायकों को बोलने की इजाजत नहीं है। अपमानित किया जाता है। कोई कब तक सहेगा? इसलिए सांसदों ने अलग होने का फैसला किया। ये एक दिन में नहीं, आज 20 सांसद के गुस्सा ऐसे नहीं आया। थोड़ी थोड़ी अलग अलग से, किसको अलग सी जाए गुस्सा, किसी को अलग है, इसको गुस्सा एकजुट होकर आज ये जो जोट ये बनाया। पिछले 10 साल में पार्टी चल रहा है टीएमसी। पहले 5 साल अच्छा था और 2016 का बाद 2021 इस टाइम में पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो ग्रिप्ट वो अभिषेक के हाथ में छोड़ दिया है। और अभिषेक के हाथ में जब पार्टी का लीडरशिप गया था उस टाइम में अभिषेक बनर्जी एक कॉरपोरेट धास के पार्टी चलाना शुरू किया और उसके साथ में आईपैक भी जोड़ किया। और आईपैक एवं कैमाकेस्ट अभिषेक बनर्जी मिलकर पार्टी को सिद्धांत तो क्या होगा, पार्टी को लीडर कौन बनेगा, ये सब कुछ तैयार कैमाकेस्ट में होता है। तो किसी को साथ इसलिए बातचीत करने के लिए इनको कोई टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो अकेले खुद सिद्धांत लेते हैं, किसी को साथ कोई पूछताछ भी नहीं की। जगदीश बासुनिया ने सारी बात समझा दी, काफी खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी किसी पर यकीन नहीं करते। जगदीश बासुनिया ने बताया कि उनका बेटा बीमार है, उसका ऑपरेशन हो रहा था, वो बेटे के साथ हॉस्पिटल में थे, इसलिए पार्टी की मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। जगदीश बासुनिया ने कहा कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को मीटिंग में ना पहुंचने का कारण भी बताया, लेकिन अभिषेक ने यकीन नहीं किया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती अपने बेटे के साथ सेल्फी भेजनी पड़ी। इस व्यवहार से उनका दिल टूट गया। हमारा लड़का भी हॉस्पिटल में है, वो एक मीटिंग कालीघाट में डाका है, उस मीटिंग में हम जा नहीं पाए। तो विश्वास नहीं करता, हमको हॉस्पिटल का लड़का को छवि भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप में। तो हमारा मन में दुख लगा है कि हम हॉस्पिटल में है, हमारा लड़का ऑपरेशन थिएटर में है, उसको पथरी निकलना है किडनी से, और ये लोग बोलता है हम कहाँ है, तुम छवि भेजो। तो ये तो गलत बात है ना। इसके बाद जगदीश बासुनिया ने प्रैक्टिकल बात की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मजबूरी भी बताई।
जगदीश बसु ने कहा कि पब्लिक ने उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए चुना था। अब जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया। बंगाल में और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। बसु ने कहा कि काम के लिए या तो शुभेंदु अधिकारी के पास जाना होगा या फिर नरेंद्र मोदी के पास आना होगा। इसलिए सारे सांसदों ने एनडीयू को सपोर्ट करने का फैसला किया। जो हम जो चुना है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्रों का डेवलपमेंट तो हमको करना है, क्योंकि लोग हमको चुना है किसी काम के लिए। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार, सेंट्रल में बीजेपी सरकार, और हम जब कोई डेवलपमेंट का बात अगर करेंगे, किसका साथ करेंगे? तो चाहे बंगाल में तो शुभेंदु के साथ बात करना पड़ेगा और केंद्र के तो मोदी के साथ बात करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ बीजेपी सरकार है, और अगर हम डेवलपमेंट चाहेंगे हमारा क्षेत्र में, तो हम कहे जाएंगे, जाने को तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए जनता मैंने चुना है इलाका का डेवलपमेंट के लिए, और ये डेवलपमेंट करने के लिए जो मुद्दा हम लिया है वो सही है। ममता बनर्जी के साथ अब सिर्फ 9 सांसद बचे हैं। उनमें भी ज्यादातर खामोश हैं। सिर्फ कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को जवाब दे रहे हैं। कीर्ति आजाद ने आज भी कहा कि काकोली घोष के साथ खड़े एमपीज कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि इन सबको डराया धमकाया गया है। सब के सब बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, और यह स्क्रिप्ट निशिकांत दुबे के घर पर लिखी गई है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है, भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो काँप रहा था। फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उसने साइन किया है। 2 लोग और हैं। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई। वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया है इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है बेचारी, गांव से आई, खेतों में रही हुई है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है। शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई। रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई। तो यह अलग अलग है, और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है। मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं। अब निशिकांत तो अच्छा बिजनेसमैन है, उसके पास काफ़ी पैसा है, मैं जानता हूँ उसको, मेरे घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है खेला क्या है। मास्टर है वो, नेहरू को बहुत प्यार करता है। तो वो सारी चीज़ें तो सामने आ ही रही हैं। पहले भूपेंद्र यादव से मिलो, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर के जाए। निशिकांत इतना हायर ऑर्डर में आ गया है, तो ब्लू आइड बॉय है। कीर्ति आजाद की बातें सुनकर थोड़ी हैरत होती है। आज निशिकांत दुबे ने उन्हें याद दिलाया कि उनका घर निशिकांत दुबे की कॉन्स्टिट्यूंसी में है। निशिकांत दुबे उनके सांसद भी हैं। कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं कि उनके जासूस चप्पे चप्पे पर फैले हैं। निशिकांत दुबे के घर में भी उनका एजेंट है। अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के पीछे जासूस क्यों नहीं लगाए। उनकी पार्टी के सांसद क्या कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एडवांस में उन्हें क्यों नहीं मिली। ये सारा सिस्टम क्या उन्होंने बगावत होने के बाद एक्टिवेट किया। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज सीआईडी की टीम एक बार फिर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। इलेक्शन कैंपेन के दौरान रैली में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी। कहा था 4 मई को नतीजे आने के बाद बंगाल में डीजे बजेगा, जो लोग बहुत उछलकूद कर रहे हैं उन सबको सबक सिखाया जाएगा। इस मामले में चुनाव आयोग के आदेश पर एफआईआर हुई थी। इसी केस में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ का नोटिस दिया। कल भी विधायकों के फर्जी सिग्नेचर के केस में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से 5.5 घंटे तक पूछताछ की थी। 14 जून को उन्हें फिर से बुलाया गया है और आज फिर सीआईडी के अफसर अभिषेक के घर पहुंच गए। इससे अभिषेक परेशान दिखे।
वो बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। अभिषेक ने कहा कि अगर उन्होंने डीजे बजाने की बात कही थी तो अमित शाह ने भी लोगों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की धमकी दी थी। फिर केस सिर्फ उनके खिलाफ क्यों? क्या ज्ञानेश कुमार को सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनाई देते हैं? अमित शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? যে মামলায় আজকে আমাকে নোটিশ দিতে এসছে, আমি বলেছি 4 তারিখের পর ডিজে বাজে। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল অ্যান্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? তার কারণ আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তৃণমূলের লোকেদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা করে দেবো। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি বলবেন জ্ঞানেশ কুমারকে যদি আমার এগেইনস্টে অ্যাকশন নিতে হতো, তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিতে হতো। अभिषेक बैनर्जी बंगला में कह रहे थे कि उन्होंने 4 मई को डीजे बजाने की बात कही थी, लेकिन जब ये बयान दिया था तब बंगाल की कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन थी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी। लेकिन अमित शाह ने भी तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाने की बात कही थी। ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक ही अपराध पर अलग अलग कार्रवाई क्यों? अगर उनके खिलाफ केस हुआ तो अमित शाह के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ केसेस तो लगातार हो रहे हैं और उनकी मुश्किल यह है कि पार्टी के सबसे सीनियर लीडर और बड़े वकील कल्याण बैनर्जी ने अभिषेक के केसेस लड़ने से इनकार कर दिया है। आज कल्याण बैनर्जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अब अभिषेक बैनर्जी ने कल्याण बैनर्जी से पैचअप की कोशिश भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कल्याण बैनर्जी उनसे बड़े हैं, सीनियर हैं, वो कल्याण बैनर्जी का सम्मान करते हैं, इसलिए कल्याण बैनर्जी के डांट का बुरा नहीं मानते। যে শীর্ষ নেতারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে, দলে আলোচনা করার জায়গা রয়েছে এবং আপনি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে 4টে কটু কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, আমি বড় হতে দেখেছি। আমি এই কথাগুলো নিয়ে খারাপভাবে নিই না। ওনার একটা ঘটনা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, উনি বলেছেন, কিন্তু আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই। আমি তাকে আগেও সম্মান করতাম, আগামী দিনেও করব। अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे कि कल्याण बैनर्जी की आलोचना का उन्होंने बुरा नहीं माना। कल्याण बैनर्जी ने उन्हें बचपन से देखा है, उन्हें अधिकार है डांटने का। इसे लेकर उनके मन में कल्याण बैनर्जी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, वो कल्याण बैनर्जी का सम्मान करते रहेंगे। अभिषेक बैनर्जी की सफाई में कोई दम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं कल्याण बैनर्जी का सम्मान करता हूं, तो रात को 12:30 बजे कल्याण बैनर्जी के बेटे को फोन किसने किया था? जो केस कल्याण बैनर्जी लड़ रहे थे उससे उन्हें किसने हटाया? आधी रात को उनके जूनियर को अपना वकील किसने बनाया? अगर ये सम्मान है तो भगवान ही मालिक है। जितने एमएलए, जितने एमपी छोड़कर गए हैं, सबका कहना है कि अभिषेक ने उन्हें भी अपमानित किया था। जो एमपीज, जो एमएलए आज भी ममता के साथ हैं, उनमें से भी कोई अभिषेक को नेता मानने को तैयार नहीं है। ये सवाल आज भी कायम है कि अभिषेक के कारण चुनाव हारे, एमपी एमएलए छोड़कर भागे, पार्टी के टुकड़े हो गए, लेकिन भतीजे पर दीदी की ममता कम नहीं हुई। और भतीजे का हाल यह है कि वो आज भी अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मुश्किलें ममता बनर्जी की भी बढ़ने लगी हैं। आज ममता के खिलाफ भी कोलकाता में हेट स्पीच का केस फाइल किया गया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई रैलियों में ममता बनर्जी ने कहा था, हम हैं इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वो आपको 1 सेकंड में खत्म कर देते। आरोप है कि ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान देकर हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाने की कोशिश की। इससे पहले सिलीगुड़ी में भी
ममता के खिलाफ एक एफआईआर हो चुकी है। आज बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान ममता बनर्जी ने जो काम किए हैं उसे देखते हुए उनके खिलाफ और भी कई एफआईआर हो सकती हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ में हेयर स्ट्रीट में क्या हुआ वो तो बात की बात है। ममता बनर्जी के खिलाफ में सीएजी ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कि उम्फान में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। उम्फान का जो फंड आया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था। मुझे लगता है वो भी केस होना चाहिए उन पर। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी पावर में है, सत्ता का डर दिखाने के लिए, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को डराने के लिए इस तरह के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे यहाँ का भी तो बहुत सारे डायलॉगबाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके, तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में है और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है।